अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज समीरा निसार और मोस्ट वेलकम टू माय ई बैठक। यहाँ पे मैं एक बहुत फेमस सेइंग से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। द कैपेसिटी टू लर्न इज़ अ गिफ्ट, द एबिलिटी टू लर्न इज़ अ स्किल, द विलिंगनेस टू लर्न इज़ अ चॉइस। तो हमारा जैसे कि आज का टॉपिक है कि हाउ टू मैनेज स्टडी एट होम इफ़ेक्टिवली। जिस तरह से मतलब पहले स्कूल कॉलेज, ये ख़ास तौर पे हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, जो हमारी यूथ है उसके लिए। और हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं वो भी यूथ के साथ काम करने के बहुत स्पेशलिस्ट हैं। और हम आज इस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं कि हम किस तरह घर में रह के, जबकि उस तरह से आपके इंस्टीट्यूशंस की तरफ से उतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं है, उतना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, तो इन दिनों में इन हालात में आप अपनी स्टडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और जब इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाने हैं, नॉर्मल हो जाने हैं, तो वो एक नॉर्मल नहीं, वो एक न्यू नॉर्मल होगा। और न्यू नॉर्मल ये है कि उस वक्त जो शख्स सेल्फ मोटिवेटेड है, जो अपने ऊपर काम कर रहा है इस टाइम में, वो उसकी जो स्किल होगी, उसकी जो एफिशिएंसी होगी, वो दूसरे लोगों के निस्बत बहुत बेहतर होगी। और इसी के लिए हम ये चाह रहे हैं, इसी वजह से हम चाहते हैं कि हम डिफरेंट एक्सपर्ट्स को लेके आएँ, वो अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करें और वो आपको बताएं कि इन दिनों का, इस वक्त का आप ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से अच्छे तरीके से इन दिनों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ शो में मौजूद हैं मिस्टर तबस्सुम, और उनकी एक्सपर्टी है कि वो स्टूडेंट काउंसलर हैं, वो गिफ्ट कॉलेजेस गुजरावाला में प्रोफेशनल मैनेजर प्रोफेशनल डेवलपमेंट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सर्टिफाइड फ्रॉम कासिम अली शाह फाउंडेशन। और इनकी कोशिश है कि ये पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे आपकी स्किल्स को ग्रूम करें, और इन्होंने ऑलमोस्ट थाउजेंड्स के करीब जो प्रोफेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी सर्विसेज दी हैं ऑलरेडी। सो मोस्ट वेलकम टू आवर शो तबस्सुम, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच मैम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे सुनने की, समझने की और बोलने की तौफीक दी। और सेकंड नंबर पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे अपने सेशन में मदऊ किया। और मैं काफ़ी दिनों से आपके सेशन देख रहा था और आपने इस लॉकडाउन के अंदर भी लोगों को पॉजिटिव रखा हुआ है, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। और ना कि जो लोग घर में बैठे हुए हैं इस टाइम पे, उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है अच्छे तरीके से, आप उन्हें गाइड कर रहे हैं डिफरेंट सेशन के थ्रू। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि आप एक बड़ा पॉजिटिव काम कर रही हैं थैंक यू सो मच। और तमाम तबस्सुम, यहीं पे माशरे के मैं लिए। थोड़ी सी आपकी करेक्शन भी करना चाहूँगी। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ सारा दिन ढूंढती हूँ कि एक्सपर्टीज कहाँ से मिल सकती हैं, कौन हमें मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर गाइड कर सकता है। मैं सिर्फ आप लोगों को लेके यहाँ आती हूँ। और वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप जो हैं एज अ स्पीकर, एज अ गेस्ट आते हैं हमारी बैठक में, और मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो हमें सुनते हैं। और लाइक ये मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, ये यहाँ पे व्यूअर्स मौजूद हैं, यहाँ पे मेरे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं, तो ये सब चल रहा है। सो थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। टीम मिलती है, थिंकिंग मिलती है तो चीजें आगे बढ़ती हैं। तो पहले यस जो फर्स्ट थिंकिंग है, ख्याल है जो आप किसी के भी माइंड में आता है, तो मेरे ख्याल से उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी तबस्सुम, मैं चाह रही हूँ कि आप पहले अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। मतलब इस तरह से कि आपने स्टडी कहाँ से शुरू की, और आप इतने मोटिवेटेड माशाल्लाह हैं, और अब इतनी यंग एज में आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। ये सब मतलब कैसे आपने ये जर्नी पूरा यहाँ तक का मुकम्मल किया, प्लीज़ हमें बताएं। अच्छा मैडम, इंसान जब भी किसी चीज की तरफ माइल होता है तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि जहाँ पे उसे लगता है कि ग्राउंड थोड़ा सा खाली है, स्पेस है और इसे फिल कर लेना चाहिए। और ओके। जिससे जब और हम उस स्पेस को फिल करते हैं तो उससे ना सिर्फ हमें फायदा होता है बल्कि दूसरों को भी फायदा होता है। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर देखा, मैंने बल्कि खुद फील किया, जहाँ पे मेरा क्योंकि ताल्लुक एक गांव के साथ है, गुजरांवाला के। तो अब मैं उस गांव के अंदर रहते हुए जब मैं अपनी स्टडी के अंदर था, जब मैंने मैट्रिक किया, तो मैंने देखा कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मुझे पेरेंट्स में से कुछ तरीके से गाइड करने वाला नहीं था। तो जैसे फिर मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जाना शुरू हुआ तो मुझे फील हुआ कि सिर्फ ये मेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत से हमारे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनका ये इशू है, जिन्हें राइट। और मैं जिस चीज पे मेन काम कर रहा हूँ आजकल, और बाकी जो मेरा पूरा जो मेरा विजन है, वो बेसिकली विजन ही है कि हम राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन दें तमाम लोगों को।
और मैं समझता हूँ ये जो आज का दौर मैडम चल रहा है वो यही दौर है, जिसके पास राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, उसका किसी भी पेशे के साथ ताल्लुक है, तो वो कामयाब हो जाता है। तो आज के स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम ये भी है कि उसके पास राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमने कैसे किस टाइम पे कौन सा काम परफॉर्म करना है और किस तरीके से कैसे परफॉर्म करना है। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही है स्टूडेंट के साथ, जो मैं बात करता होता हूँ, जब मेरा विजन है, जो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने पेज के ऊपर जो काम कर रहा होता हूँ उसकी आपने अगर उसका लोगो देखा हो तो उसके ऊपर भी मेंशन है कि हम राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन दें अपने तमाम स्टूडेंट को, तमाम लोगों को, ताकि उन्हें परफॉर्म करते हुए इजीली वो परफॉर्म कर लें, ना कि अपनी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उनको पता चले ये तो मेरी फील्ड ही नहीं थी, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, या मैं अपनी तकरीबन 90% एफर्ट लगाने के बाद मुझे पता चले कि मुझे यहाँ पे एफर्ट नहीं लगानी चाहिए, मुझे किसी और जगह पे एफर्ट लगानी चाहिए थी। तो मेन टारगेट या मेन इसके पीछे मेरा यही है कि हम लोगों को राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन दे, और इसी पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। और डिफरेंट प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर मैंने काम किया है, जैसे आपने कहा आजकल मैं ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के साथ अटैच हूँ, उनके साथ मिलके मैं बहुत से गुजरांवाला के अंदर, इसके अलावा अलीपुर चट्टा, गुजरांवाला से रिलेटेड जितने भी शहर हैं वहाँ पे डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, और चाहे वो गवर्नमेंट का है, चाहे वो प्राइवेट का है, चाहे वो स्कूल है कोई, या स्कूल के टीचर्स हैं, हम उन्हें गाइड कर रहे होते हैं कि बेसिकली आपने अपनी नेशन को कैसे ग्रूम करना है, आपने उसे कैसे स्किल देनी है, उन्हें आपने कैसे जो स्किल्स हम लोग नहीं सीख सके टाइम के ऊपर, आप उनको कैसे सिखा सकते हैं। और मेरा ये मानना है जब हमारे टीचर्स ट्रेन होंगे, जब हमारे अदारे के मैनेजर ट्रेन होंगे, और जब हमें मैनेज करने वाले लोग ट्रेन होंगे, तो फिर ही हम अपने आने वाली न्यू जनरेशन को ट्रेन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कहें कि वो ट्रेन हो जाए, मैं समझता हूँ वो आज हमसे ज्यादा ट्रेन है, वो सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उन्हें सही पाथ के ऊपर हम लोगों ने ही लाना है, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी तबस्सुम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आप मतलब किसी मेट्रोपॉलिटन से बिलोंग नहीं करते, आप एक छोटे से इलाके से, एक छोटे से विलेज जिसका आपने जिक्र किया, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और स्टिल आपका विजन इतना मतलब क्लियर है आपके लिए, और आप सिर्फ आपने जो चीज़ खुद से एक्सपीरियंस की, आप चाह रहे हैं कि आप दूसरों उस तकलीफ में से ना गुजरें, वो गलती ना दोहराएं, और आप दूसरों को हेल्प आउट कर रहे हैं, और आप यूथ पे काम कर रहे हैं जो कि हमारा फ्यूचर है। दैट इज़ रियली गुड, दैट इज़ रियली गुड, आई एक्चुअली अप्रिशिएट दैट। और दूसरा मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि हम थोड़ा टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं ये चाह रही थी कि आप ये बताएं कि आजकल जब हमारे उस तरह से मतलब पहले तो टेस्ट कैजुअल हुए होते हैं और आप डेली जा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन में, स्कूल कॉलेज जहाँ भी आप जाते हैं, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होता है काम का, आपने काम करना होता है, अभी भी है ऑनलाइन, लेकिन उतनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं है, उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, और ना ही ये आने वाले दिनों में होगी, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई हैं। तो आप क्या बताते हैं कि खुद को किस तरह से मोटिवेटेड रखा जाए, खुद को किस तरह से ऑर्गेनाइज रखा जाए और अपनी स्टडीज के ऊपर हम फोकस कर सकें? प्लीज बताइए। पहली तो इसमें सब मैडम मैं जो बात करना चाहूंगा, नंबर वन जो चीज है, जैसे आपने कहा मोटिवेट कैसे रख सकता है स्टूडेंट अपने आप को, जी जी। बाकी चीजें बात किया, बाद में वो चीजें मैनेज करेगा, वो टाइम टेबल बनाएगा, वो पढ़ने बैठेगा। नंबर वन चीज है उसके सामने उसका टारगेट क्लियर होना चाहिए, उसका गोल, जी उसका जी जी। विजन क्लियर होना चाहिए, तो उसने कल को कहाँ पे पहुंचना है और उसने कैसे परफॉर्म करना है। और जिन स्टूडेंट का आजकल मैं देख रहा हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि इंटर के या मैट्रिक के एग्जाम नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी में भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ चुकी है, वो उस तरीके से एग्जाम नहीं ले रहे जिस तरीके से एग्जाम लेने चाहिए थे। मैं पेरेंट्स को देख रहा हूँ वो बड़े रिलैक्स हो गए हैं, वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ा बर्डन था हमारा, हमारे पेरेंट्स आजकल समझ रहे हैं या बच्चे ये समझ रहे हैं कि हमने एक जो हमारा टारगेट था वो कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ कि अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ ये एक साल प्रमोट हो जाने से, अगली क्लास में चले जाने से आपका कोई टारगेट अचीव नहीं हो गया। अभी तो एक अगर आपने मैट्रिक किया, अभी आपने इंटर करना है, अभी आपने डॉक्टर बनना है, अभी आपने इंजीनियर बनना है, या अगर आप इंटर में प्रमोट हुए हैं, आपने अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाना है, अभी आपने स्ट्रगल करनी है, अभी आपने एफर्ट करनी है। और मैं इस पे अक्सर पेरेंट्स जब मेरी बात हो रही होती है तो मैं इसमें उन्हें कह रहा होता हूँ कि इस लॉकडाउन के बाद, जैसे आपने कहा कि दो तरह के लोग बाहर निकलेंगे, एक वो जो अपनी स्किल्स को पॉलिश कर चुके होंगे, एक वो जो हो सकता है अपनी स्किल्स को उस तरीके से पॉलिश ना कर सकें जितनी उनको जरूरत थी। ठीक है, तो जी मेन चीज है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर अब स्टूडेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, अब मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के कंधों पे और स्टूडेंट के कंधों पे आ चुकी है। और जो स्टूडेंट और पेरेंट्स इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, उनके जो बच्चे हैं वो परफॉर्म कर जाएंगे।
लेकिन जो पेरेंट्स या स्टूडेंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, वो माशरे में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह जाएंगे। उनके लिए जब कल को मार्केट के अंदर निकलेंगे, परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेन चीज है नंबर 1 पे, यहाँ पे जो मैं टारगेट देना चाहूंगा तमाम स्टूडेंट्स को, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है स्टूडेंट, चाहे वो किसी स्कूल के अंदर है, वो अपना टारगेट विजन क्लियर रखे कि मुझे कहाँ पे पहुंचना है। उसके लिए हालात मैटर नहीं करते, उसके लिए ये इन्वायरमेंट मैटर नहीं करता। आपने आगे बढ़ना है, आंधी है, तूफान है, ये आपके लिए मैटर नहीं कर रहा। आपका एक गोल है, आपका एक विजन है, आपने वहां पहुंचना है, तो आपने पहुंचना ही पहुंचना है। चाहे वो ऑनलाइन क्लास के थ्रू जाएं आप, चाहे वो आप अपनी सेल्फ स्टडी के थ्रू जाएं आप, चाहे वो आप किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल के अंदर क्लास लेके जाएं, आपने वहां पे पहुंचना ही पहुंचना है। तो ये चीज सोचना कि अच्छा कॉलेज खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, तो फिर हम परफॉर्म करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को मोटिवेट करें, उन्हें बताएं, उनसे डिस्कस करें कि अभी अभी हमने मैदान को खाली नहीं छोड़ देना, अभी हमें पहले से ज्यादा एफर्ट की जरूरत है, अभी हमें पहले से ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अगर हम पहले से ज्यादा मेहनत करेंगे तो परफॉर्म कर लेंगे। और जैसे आपने बात की कि अब हम वो इस एनवायरनमेंट के अंदर रह के कैसे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ पे 3 चीजों को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और जो स्टूडेंट 3 चीजों पे काम कर लेगा वो इजीली बेस्ट परफॉर्म कर लेगा। ठीक नंबर है 1 चीज। तबस्सुम, यहाँ पे मैं चाहूंगी कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आपने इससे पहले हमें ये बताया कि ये घर पे रह के और खुद को मोटिवेटेड और फोकस रखना कितना ज़रूरी है, और अब आप ये ऐड करने जा रहे हैं कि हमने सिर्फ ये नहीं बताना स्टूडेंट्स को कि ऐसे होना चाहिए, अब हम ये जो आप स्टेप्स बताने लगे हैं ये हेल्प करेंगे कि कैसे होगा। ये उसका एक एडवांस, यानी हम एक प्रैक्टिकल तरफ लेके जा रहे हैं कि ये होगा कैसे। जी प्लीज। जी मैडम, तो इसमें मैं वो 3 स्टेप अब डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे एक तो स्टूडेंट बेस्ट परफॉर्म कर सकता है अपने घर में रह के। अब वो क्या है 3 स्टेप। नंबर 1, एक तो उसके पास अपना प्रॉपर एक शेड्यूल होना चाहिए कि उसने किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे उठना है, कैसे परफॉर्म करना है। क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन, हम क्या करते हैं, हम जब थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तो हम बहुत सी चीजों को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। हम समझते हैं हम अपनी मर्जी से उठेंगे, सोएंगे, काम करेंगे, बहुत कम। और हमेशा मैं सोच कहता हूँ कि वही कौमें तरक्की करती हैं या वही स्टूडेंट तरक्की करते हैं जिनके पास एक प्रॉपर प्लान होता है, जिनके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होता है कि हमने किस टाइम पे कौन सा काम कैसे परफॉर्म करना है। आप हैं, आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रही हैं, आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल है। मैं हूँ, अपनी लाइफ को मैनेज कर रहा हूँ, मैंने बहुत सी चीजें देखनी होती हैं, तो मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल डिजाइन किया होता है। मुझे पता होता है रमजान के अंदर भी मैंने कब उठना है, कब मैंने सोना है, मैंने कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे, फैमिली को कितना टाइम देना है अपनी को, ये सारी चीजें मैंने मैनेज की हैं। और जहाँ पे जरूरत है, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, तो 95 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई अपना शेड्यूल ही नहीं होता। तो नंबर 1 मैं चीज रिक्वेस्ट करूंगा तमाम स्टूडेंट से कि वो अपना शेड्यूल जरूर सिलेक्ट करें या अपना शेड्यूल जरूर डिजाइन करें। और वो शेड्यूल ना कि आप किसी दूसरे या तीसरे किसी के पास जाएं कि वो हमें डिजाइन करके दें, आप खुद अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, ना कि कोई दूसरा पर्सन आपकी लाइफ को ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। तो खुद से उसे डिजाइन करने की कोशिश करें। हम हमेशा, हमारा स्टूडेंट सोचता है, हाँ अगर कोई बच्चा छोटा है, 5th क्लास में है, 6th क्लास में है, 7th में है, उसके उसके पेरेंट्स डिजाइन करके दे सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ अगर कोई स्टूडेंट 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, अब उसे ये खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, उसे खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मैं अपना शेड्यूल खुद से डिजाइन करूँ। क्योंकि वो थोड़ा सा खुद को समझता है कि अब मैं आजाद हूँ, मैं अपनी चीजों को खुद से मैनेज कर सकता हूँ, तो वो खुद से डिजाइन कर ले। अब सेकंड चीज की तरफ चलते हैं। अब आपने एक शेड्यूल डिजाइन कर लिया, उस शेड्यूल को डिजाइन करने के लिए कौन से 2 एलिमेंट हो सकते हैं जिससे आप अपनी स्टडी में बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब वो 2 एलिमेंट क्या है। नंबर 1 एलिमेंट, क्या आप जब शेड्यूल डिजाइन कर रहे हैं, आपने क्या उसके अंदर अपने एनवायरमेंट का ख्याल रखा है कि नहीं रखा। आप मेरी बात समझिए। फॉर जी एग्जाम्पल मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। अब स्टूडेंट ने रखा है फॉर एग्जाम्पल कि मैंने फिजिक्स पढ़नी है, हो सकता है वो उसका टफ सब्जेक्ट भी हो, ठीक है, तो उसके लिए उसे बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए, ठीक है। तो नंबर 1 चीज कि एक इन्वायरमेंट को कौन सा सिलेक्ट कर रहा है, और दूसरा साथ में टाइम कौन सा सिलेक्ट कर रहा है। आपने जहां बैठ के पढ़ना है वो इन्वायरमेंट कैसा है। सेकंड, वो टाइम कौन सा है। अगर कोई स्टूडेंट इन 3 चीजों की बेस्ट सिलेक्शन कर लेता है, अपने शेड्यूल की, अपने टाइम की और अपने इन्वायरमेंट की, वो अपनी एजुकेशन में बेस्ट दे सकता है। अगर वो अपने इन तीनों चीजों की बेस्ट सिलेक्शन नहीं कर पाता, तो उसके लिए जरा मुश्किल हो जाता है बेस्ट परफॉर्म करना। फिर बेसिकली होता क्या है, वो एफर्ट कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, लेकिन आउटपुट पे रिजल्ट कम आ रहा होता है।
लेकिन जो स्टूडेंट बेस्ट इन्वायरमेंट की सिलेक्शन कर लेते हैं, बेस्ट टाइम की सिलेक्शन कर लेते हैं, और जिनके पास शेड्यूल होता है, वो फिर कम एफर्ट के साथ भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। हम बल्कि अक्सर मैं जब स्टूडेंट के साथ सेशन कर रहा होता हूँ, मैं उनसे कह रहा होता हूँ, बेटा देखो, आप देखते हैं कुछ लोगों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को, क्लास फेलो को, आप देखते हैं कि वो स्टूडेंट एफर्ट भी कम करते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं करते, लेकिन वो फिर भी आपसे ज्यादा नंबर ले जाते हैं। हम मेहनत भी ज्यादा करते हैं, पढ़ते भी हैं, हो सकता है कहीं ट्यूशन भी पढ़ रहे हो, लेकिन हम फिर भी ज्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे होते। अब वो स्टूडेंट क्यों ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि उन्होंने एक प्रॉपर अपने आप का एक प्लान, एक शेड्यूल बनाया है, उन्होंने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना और किस तरीके से टाइम देना, उन्हें कैसे साथ लेके चलना है। तो अगर कोई स्टूडेंट इन 3 चीजों पे काम कर ले तो वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। जी। तबस्सुम, यहाँ थोड़ा सा मैं अपना एक पॉइंट क्लियर करना चाहूँगी आपसे। आपने जिक्र किया कि बेस्ट आपका जो टाइम टेबल होता है, बेस्ट टाइम और बेस्ट एनवायरनमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद चीज़ों को एलेबोरेट कर दीजिएगा कि ये जो मतलब जब आप टाइम टेबल डिज़ाइन कर रहे हैं, टाइम टेबल और टाइम, दे आर आई थिंक द सेम थिंग्स, ये ऐसे ही है। बस आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करें कि ये किस तरह से डिफरेंट हैं, और अगर ये सेम है तो आप ये चाह रहे हैं कि जब हम टाइम टेबल अपना डिज़ाइन करें तो हम ये देखें कि वो टाइम हो जिसमें, फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में सब लोग जाग रहे हैं तो आप ये चाह रहे हैं कि वो टाइम सेलेक्ट करें जिस टाइम पे खामोशी हो, पूरी कंसंट्रेशन से काम कर सकता हो। यानी टाइम टेबल डेवलप करते हुए उसने टाइम और अपने एनवायरनमेंट दोनों चीज़ों को माइंड में रख के डेवलप करना है। इज इट लाइक दैट? इसको मजीद थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा। जी मैडम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, टाइम टेबल में और बेस्ट टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जी ठीक जी, है। मैं यही पूछना टाइम चाहती टाइम टाइम टेबल जो है वो मेरे ख्याल से हर शख्स डिजाइन कर लेगा या हूँ। हर जी जी, स्टूडेंट डिजाइन कर लेगा, बिल्कुल। लेकिन बेस्ट टाइम की सिलेक्शन जो है ना, वो मेरे ख्याल में हर शख्स नहीं कर पाएगा। हम्म। मेरी बात समझ पा रहे जी जी। हैं? मैं एग्जाम बुक में पढ़ रहा था कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम जब चीजों को कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, हम जब सोने जा रहे होते हैं, तो हम जब सोने जा रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई, हम अपने लिए बेस्ट इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर रहे होते हैं। हम कोशिश करते हैं जब मैं सोने जा रहा हूं तो वहां पे शोर ना हो, चाहते हुए और ना चाहते हुए भी मेरी जी, यस। कोशिश होती है कि वहां पे शोर ना हो, हम्म। वहां पे कोई इस तरह की आवाज ना आ रही हो, बड़ा कंफर्टेबल माहौल हो, लाइट ना हो ज्यादा। ठीक है। तो सेम इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं माइंड की, बेसिकली मैं अपने माइंड को ट्रेन कर रहा हूँ, मेरे माइंड को सुकून चाहिए, मेरी बॉडी को सुकून चाहिए। सेम इसी तरह फॉर एग्जाम्पल सुबह को हम योगा वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए भी हमें एक बेस्ट इन्वायरमेंट चाहिए होता है। हमें पता होता है कि हमने कहाँ बैठ के योगा करना है, उसके लिए कौन सा टाइम होगा। अगर हम किसी योगा एक्सपर्ट से पूछें, वो हमें बताएगा कि किस टाइम पे आप बेस्ट योगा कर सकते हैं। सेम इसी तरह स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि वो किस टाइम पे किस इन्वायरमेंट में बैठ के अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट की, तो उसके अंदर ये है कि जब स्टूडेंट आज का हमारा पढ़ने बैठता है, जब वो या बैठा पढ़ रहा होता है, उसके इर्द गिर्द टीवी भी चल रहा होता है, उसके इर्द गिर्द फिर सबसे बड़ी मजे की चीज, उसके हाथ में एक डिवाइस आजकल हम लोगों ने दे दी है, पेरेंट्स ने, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। और ये एक ऐसी डिवाइस है, मैं यकीन माने अगर मैं पढ़ने बैठूं और मेरे सामने मोबाइल पड़ा हो उस पर, और फिर नेट अल्लाह के फजल से ऑन हो, तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना अपने आप को। नोटिफिकेशन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड के, मेरा दिल करता नहीं है बुक को साइड पे रखूं, मैं देख लूं, पहले इसका रिप्लाई कर दूं, और मैं वो रिप्लाई करते करते हो सकता है मेरे 2 से 3 घंटे वहां पे सर्व हो जाए। ठीक है। तो सेम चीज स्टूडेंट को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि नंबर वन, जब अब इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करना है, जिस जगह पे भी हम अपने घर में नेट चलाने के लिए, टीवी लगाने के लिए एनवायरमेंट फाइंड कर लेते हैं, लेकिन आज का स्टूडेंट अपने घर में स्टडी करने के लिए कोई इन्वायरमेंट सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। तो नंबर वन, वो इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ना तो कोई शोर हो, ना कोई टीवी हो, या इस तरह की कोई भी चीज मोबाइल वगैरह उसके पास ना, अगर है भी तो वो साइलेंट पे हो, उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। और अगर मैं बेस्ट टाइम की बात करूं, तो बेस्ट टाइम वो टाइम होता है स्टूडेंट की स्टडी के लिए जब उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। हम कई दफा उस टाइम में पढ़ रहे होते हैं, उस कंडीशन में पढ़ रहे होते हैं जब मेरे माइंड के अंदर 10-20 ख्यालात या और चीजें भी घूम रही होती हैं, और फिर मैं ज्यादा एफर्ट लगाने के बावजूद भी अपनी चीजों को याद नहीं कर पा रहा होता। और साइंस कहती है कि तकरीबन हर स्टूडेंट का एक याद करने का एक पीक टाइम होता है, आपके माइंड का चीजों को याद करने का एक पीक टाइम होता है। तकरीबन तकरीबन 92% लोगों का अगर बात की जाए, तो मॉर्निंग में अगर उठ के पढ़ा जाए, 92% लोग हैं अगर मॉर्निंग में उठ के पढ़ें तो उस टाइम पर चीजें जल्दी याद होंगी। हो सकता है कभी आपने भी एक्सपीरियंस किया हो कि अगर हम मॉर्निंग में उठ के
देखते हैं तो चीजें हमें जल्दी याद हो जाती हैं। अगर कोई टफ सब्जेक्ट है अब उसे देखना पड़ेगा, अगर मेरा कोई टफ सब्जेक्ट है जो मुझे मुश्किल लगता है, मैं मॉर्निंग में बैठ के उसको पढ़ूं। अब क्या होगा, आप कम एफर्ट के साथ अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और अक्सर हम ज्यादती क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज भी डिस्कस कर देता हूँ आपके सामने, बड़ी मजे की ट्रिक के डिस्कस कर देता हूँ स्टूडेंट के लिए। जो भी उसका टफ सब्जेक्ट है उसके लिए दो रिक्वायरमेंट होती है। नंबर वन, आप उसे टाइम कितना दे रहे हैं। नंबर टू, आप उसे तवज्जो कितनी दे रहे हैं। अच्छा, अब ये दोनों काम हम उसके साथ नहीं कर रहे होते। ना तो हम उसे टाइम दे रहे होते हैं और ना ही तवज्जो दे रहे होते हैं। हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मुझे फिजिक्स मुश्किल लगता है, मैं क्या करूंगा, उसे टाइम टेबल में सबसे लास्ट पे जाके रखूंगा। पहले मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट इस्लामियात या उर्दू या इंग्लिश या केमिस्ट्री बायो कोई वो सिलेक्ट कर लूंगा। वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा जो मुझे टफ लगता है। अब क्या मैं सोच सकता हूँ कि मैंने 4 सब्जेक्ट पहले पढ़ लिए, मेरा माइंड थक चुका है पढ़ पढ़ के, और लास्ट पे जाके मैं वो सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ जो ऑलरेडी जिसे मैं डिसलाइक करता हूँ। क्या अब आपका माइंड उस सब्जेक्ट को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो नंबर वन पे मुझे उस सब्जेक्ट को रखना है जब मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश है। चाहे आप उसे ज्यादा टाइम ना दें, आप उसे 30 मिनट्स दें, आप उसे 40 मिनट्स दें, आप उसे मखसूस टाइम दें, लेकिन जब आपका माइंड फ्रेश है सबसे पहले उसे पढ़ें। जब आप उसे पढ़ेंगे, आप उसे टाइम और तवज्जो देना शुरू कर देंगे, वो सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसे टाइम और तवज्जो नहीं देंगे, वो क्या होगा, वो आपका कभी भी फेवरेट सब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर करता चलूं, हमारा स्टूडेंट समझता है अच्छा मुझे फिजिक्स की सारी बुक टफ लगती है। कोई भी किताब या कोई भी बुक मुश्किल नहीं होती, ठीक है। जस्ट उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हमें मुश्किल लग रही होती हैं। अगर हम उन्हें थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें या एनालिसिस कर लें अपनी बुक का या अपने उन टॉपिक्स का जो हमें आते हैं। अच्छा, आज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम यह है कि एनालिसिस नहीं करता, ये ए टू जेड रट्टा लगाने की कोशिश करता है, पढ़ने की कोशिश करता है। नंबर वन चीज, अगर मैं अपने उस बुक का या उस चीज का एनालिसिस कर लूं कि इसमें से कितने परसेंट मुझे आता है, कितने परसेंट मुझे नहीं आता, तो फिर कम अज कम मुझे अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा यार, मुझे अगर 50% आता है तो 50% नहीं आता, यानी कि 50% में मुझे काम करने की जरूरत है। 50% में मुझे काम करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट मैं इसे रिवीजन से भी बेहतर कर सकता हूँ, ठीक है। अब वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएगा, उसे ये नहीं लगेगा कि मुझे फिजिक्स नहीं आती, उसे ये लगेगा कि मुझे 50% फिजिक्स आती है और 50% नहीं आती, और इस 50% को मैं मैनेज कर सकता हूँ। लेकिन कभी आपने किसी स्टूडेंट से ये नहीं सुना होगा कि मुझे फिजिक्स का ये टॉपिक या ये चैप्टर नहीं आता। आपको हमेशा सुनने को यही मिलेगा, मुझे फिजिक्स की बुक अच्छी नहीं लगती, मुझे बायो की बुक अच्छी नहीं लगती। जब हम अपने टीचर के पास जाके या अपने किसी ट्यूटर के पास जाके कहते हैं कि मुझे फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, मुझे आप फिजिक्स दोबारा से समझा दें, वो कहते हैं जी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरी की पूरी ए टू जेड जो 11 चैप्टर हैं आपके फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के या सेकंड ईयर के या 9th 10th के या किसी भी सब्जेक्ट की बात कर ले तो पढ़ाऊं बैठ के, इसके लिए बड़ा टाइम ड्यूरेशन चाहिए। लेकिन जब आप जाके किसी से ये कहते हैं कि मुझे इस बुक का ये वाला टॉपिक समझा दें, तो वो इजीली आपको समझा देगा। तो इस तरीके से अगर आप अपनी चीजों को मैनेज करें तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से या बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये चीजें स्टूडेंट को परफॉर्म करते हुए, याद करते हुए अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। जी ऐसे ही है, इसमें बिल्कुल ऐसे है कि हमें अपनी एनालिटिकल स्किल्स जो हैं उनको थोड़ा इन्हेंस करना चाहिए ताकि हम एनालिसिस कर सकें सिचुएशन का, क्योंकि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी देखना है, हमें बेस्ट टाइम भी ढूंढना है, और उसके बाद हमें कौन सा टफ सब्जेक्ट जो है वो कितने परसेंट टफ है हमारे लिए और कितने परसेंट वो बेहतर है, हम उसको इजीली, वो हमारे लिए मोटिवेशन बन सकता है कि इतने चैप्टर्स मुझे आते हैं और यही मुश्किल है जो बीच में थोड़ा सा पोर्शन है जिसके ऊपर मुझे एफर्ट करनी है, और उसमें फिर हमारे टीचर्स भी अपना इनपुट हमें आसानी से दे सकते हैं अगर आप कोई स्पेशल एक क्वेश्चन या कुछ स्पेसिफिक एरिया उनके पास लेके जाते हैं। अच्छा, अब इसमें मैं चाहूंगी कि तबस्सुम आप ये बताएं कि बेस्ट एनवायरनमेंट, क्योंकि हर घर का एनवायरनमेंट डिफरेंट है आजकल, जब सभी घर पे हैं तो इसमें आप बेस्ट एनवायरनमेंट कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा मैडम, यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं जो बात करना चाहूंगा वो पेरेंट्स के लिहाज से करना चाहूंगा। हमारा आज का पेरेंट्स अपने बच्चे को हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। वो बच्चे को फॉर एग्जाम्पल अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा देता है उसका, वो उसे अच्छे कॉलेज में भेज देता है, वो उसे हर तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन कभी आप गौर करें तो आज तक कभी पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा कि मेरे घर में कोई स्टडी रूम होना चाहिए, ठीक है। आप आज विजिट करके देख लें अपने इलाके का, आपको कितने घर मिलेंगे जिन घर के अंदर आपको टीवी लॉन्च तो मिल जाएगा, आपको बेडरूम तो मिल जाएगा, आपको बैठने के लिए कोई जगह मिल जाएगी, लेकिन आपको स्टडी रूम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, उदाहरण एक छोटा सा, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, कम अज कम मैं कहता हूँ वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए।
मैं जब पढ़ने बैठता हूँ, जब मैं बैठता हूँ पढ़ने के लिए, तो मैंने एक स्पेशल प्लेस रखी हुई है। मेरे लिए इजी है वहां से अपनी बुक्स को उठाना, कैरी करना, पढ़ना, बड़ा मजा आता है। लेकिन वही चीज अगर मेरे पास प्रॉपर, मुझे पता ही नहीं मेरी बुक्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं, मुझे कहाँ से उठानी है, मुझे कहाँ बैठ के पढ़ना है। आज मैं हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ, कल को मैं सेकंड फ्लोर के ऊपर हूँ। तो क्या है कि जब पेरेंट्स को पता होगा, स्टूडेंट को पता होगा कि मैंने कहाँ बैठ के पढ़ना है, तो फिर पेरेंट्स से डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी जो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे पेरेंट्स से, कि नंबर वन चीज, इन्वायरमेंट ऐसे ही क्रिएट हो सकता है जब आप खुद क्रिएट करना चाहें। हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में क्यों भेजते हैं बच्चों को? हम ये सारे लेक्चर यकीन माने इंटर से 1 क्लास से लेके आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक के लेक्चर आपको इंटरनेट से डिफरेंट मिल जाएंगे आपको, और आपका बच्चा ये चीजें पढ़ भी लेगा। लेकिन हम क्यों भेज रहे हैं स्कूल में अपने बच्चों को, हम क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर? बिकॉज वो एक इन्वायरमेंट देते हैं बच्चों को, वो सिखाते हैं बच्चों को, वो स्किल्स बताते हैं बच्चों को। सेम इसी तरीके से अगर मैं प्रॉब्लम के अंदर हूँ, हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पा रहे, अगर आज हम अपने बच्चों को कॉलेज के अंदर नहीं भेज पा रहे, तो अब क्या है, मेरी जिम्मेदारी है कि एक मैं छोटा सा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दूं। तो फिर मुझे पता होगा कि इस टाइम में 3-4 घंटों के अंदर मेरा बेटा बैठा पढ़ रहा है उस इन्वायरमेंट के अंदर, तो मुझे उसे डिस्टर्ब नहीं करना। होता क्या है बेसिकली, जब कोई स्टूडेंट का इन्वायरमेंट नहीं होता पढ़ने के लिए, जब स्टूडेंट को कोई शेड्यूल नहीं होता पढ़ने के लिए, तो जब वो इरादा कर भी लेता है पढ़ने के लिए, तो होता बेसिकली क्या है कि पेरेंट्स की तरफ से आवाज आ जाती है कोई ना कोई। ठीक है, क्यों? ना तो पेरेंट्स को पता उसका क्या शेड्यूल है पढ़ने के लिए, और ना उसको पता है कि मुझे वो किस टाइम पे कॉल कर सकते हैं। तो जब आपके शेड्यूल का पेरेंट्स को पता होगा, आपके बहन भाइयों को पता होगा, तो मैं नहीं समझता कि वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। मेरा जो शेड्यूल है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, या जो आपका शेड्यूल है, जिस टाइम पे अगर आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, या इस टाइम पे हम बैठे हुए हैं, हमने एक प्रॉपर प्लान किया इस चीज को। मुझे नहीं लगता कोई आके हमें इस टाइम पे इंटरप्ट कर सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली को पता है इस टाइम मैं ऑनलाइन गया हूँ, बैठा काम कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कुछ चीजें। सेम इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को पता होगा कि वो इस टाइम पे बैठा पढ़ रहा है, वो एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो कभी भी आकर से डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो फिर क्या है, और साथ में मैं फिर दोबारा रिपीट कर दूं, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो उसे एक बेस्ट इन्वायरमेंट दें, जहां पे हम इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, तो ये एक छोटी सी फैसिलिटी जरूर दें जो उसके कैरियर में, जो उसके फ्यूचर में उसे आगे लेके जाने वाली है। फिर इससे आदत पड़ती है, उसका एटीट्यूड डेवलप होता है, और जिन बच्चों का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है लर्निंग वाला, वो परफॉर्म कर जाते हैं। आज की प्रॉब्लम ये है, हम अपने स्टूडेंट के अंदर लर्निंग एटीट्यूड ही डेवलप नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चे को अगर कह दिया जाए 10 मिनट बैठ के पढ़ लो, उसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नहीं पढ़ सकता। वो 3 घंटे 4 घंटे मोबाइल तो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि हमने एटीट्यूड डेवलप किया पूरे घर के अंदर। हर शख्स मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, टीचर्स को, बाकी लोगों को देख के मोबाइल इस्तेमाल करना सीख जाता है। वो पढ़ना क्यों नहीं सीख सकता उस एनवायरमेंट के अंदर रह के? क्योंकि ना तो भाई पढ़ रहा है, ना मामा पढ़ रही है, ना पापा के पास इतना टाइम है। तो जो बेचारा परफॉर्म भी करना चाह रहा है, वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं, तो ये एक जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर है, जो उन्हें अगर वो निभाएं, तो यहाँ पे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जी, ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने कि हमारे पास खाने का कमरा अलग से है, पकाने का कमरा अलग से है, सोने का कमरा अलग से है, टीवी देखने का कमरा अलग से है। बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग जो होते हैं या बहुत एजुकेटेड होते हैं, उनकी आपको लाइब्रेरी नजर आएगी, घर पे भी होती है, उन्होंने शेल्फ में बुक्स रखी होती हैं। एक स्टडी होनी चाहिए, आपका जो स्टडी एरिया भी होना चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड। और हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए ताकि उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। हमारे पास एक क्वेश्चन है सबा की तरफ से, वो कहती है कि बच्चे जो स्टडी है उसको एज अ प्रेशर क्यों लेते हैं? अच्छा, प्रेशर प्रेशर डेवलप किया जाता है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, प्रेशर हमेशा डेवलप किया जाता है, होप हमेशा डेवलप किया जाता है, आता नहीं है। ठीक है, प्रेशर इसी वजह से लेते हैं जब उसका कोई बड़ा भाई कहता है कि ये जो तुम काम कर रहे हो ये बड़ा मुश्किल है, या उसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं जब वो कहते हैं कि तुम बड़ा मुश्किल काम कर रही हो, ये तुमसे नहीं होगा, या पेरेंट्स या बचपन से उसे कह देते हैं, या उसके टीचर उसे कह देते हैं कि तुम तो लिख ही नहीं सकते लेटर प्रॉपर तरीके से, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते इस तरीके से। अब क्या है, वो बिलीव उसके स्टूडेंट के माइंड में बैठ जाता है। लेकिन जब मैं उसे थोड़ा मोटिवेट करना शुरू कर देता हूँ, जब मैं उसे कहता हूँ कि तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे, तुम थोड़ी सी और एफर्ट क्यों नहीं करते इसमें, तुम इसे इस तरीके से क्यों नहीं करते, जब मैं ये पॉजिटिव वर्ड ऐड करना शुरू कर दूंगा, वो अगर नहीं भी करना चाहेगा तब भी कर लेगा। प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर ये स्किल।
हम खुद से डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर खौफ। तो अब क्या है, ये प्रेशर हम खुद से डेवलप करते हैं, खुद से बताते हैं बच्चों को कि एग्जाम का प्रेशर इतना होगा, वहां पे जाओगे कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। ये चीजें हम गाइड करते हैं उसको कि इतना प्रेशर होगा, नहीं होगा, तुम्हें हो सकता है पसीना भी आए, ये भी हो वो भी हो। अब क्या वो ये सारी चीजें अपने माइंड में साथ लेके जाता है। लेकिन जब मैं उसे बताऊंगा रिलैक्स इन्वायरमेंट के अंदर बैठ के, या तुमने जो जितना पढ़ा है, तुमने एफर्ट अपनी फुल कर ली है, अब तुम्हें अल्लाह के ऊपर बिलीव करते हुए परफॉर्म करना है, तो वो परफॉर्म कर लेगा। लेकिन जब हम उसे ये समझाना शुरू कर देंगे कि नहीं मुश्किल है चीजें, तुमसे नहीं हो सकती, तो फिर जरा चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये कोई भी किसी बच्चे के अंदर पैदा होते ही नहीं आ जाती चीजें, तो ये हम खुद से डेवलप करते हैं। अगर हम ये खुद से डेवलप ना करें, और ये हमारे एनवायरमेंट कर रहा होता है ये चीजें डेवलप, तो ये है कि अब हमें खुद से करना है, और हम इसे खत्म भी कर सकते हैं जब हम ये पॉजिटिव वर्ड ऐड कर देंगे उसकी लाइफ के अंदर। जी ऐसे ही है, समटाइम्स ऐसे होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहे होते हैं, लेकिन स्टिल बीइंग पेरेंट्स हम समझ सकते हैं कि हमें फिर भी पॉजिटिव रहना है। हमारे साथ एक हमारे व्यूअर्स हैं और वो लगता है वो बच्चों से खासे परेशान है, और उन्होंने काफ़ी वो कहते हैं ज़रा हार्श किस्म की लैंग्वेज यूज़ की है, लेकिन क्या वो भी ठीक रहे हैं कि अगर आपके घर में इतनी गुंजाइश नहीं कि आप अलग से स्टडी बना सकें, तो एहसन साहब मैं यहाँ पे ये मैं कहना चाहूँगी, साथ में हम तबस्सुम की भी राय लेते हैं कि मतलब अगर आप ये चाह रही हैं कि वो ड्राइंग रूम में या वो डाइनिंग रूम में बैठ के पढ़ें, तो जस्ट उनको एक कॉन्सेप्ट दे दें, उनको बता दें कि बेटा ये जो चेयर और ये टेबल का जो इतना सा हिस्सा है ना, ये आपके लिए स्टडी है, यहाँ पे जब भी आपने पढ़ना है यहाँ बैठ के पढ़ें। और दूसरा एहसन साहब इतना गुस्सा नहीं होते, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है, बच्चे थोड़ा जिद करते हैं। और तबस्सुम आप इसमें क्या अपना इनपुट देना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई स्पेसिफिक स्टडी का एरिया ना भी हो, लेकिन एक जगह अगर हम फिक्स कर लेते हैं जो थोड़ी सी घर में खामोशी वाली जगह है, कंफर्टेबल जगह है, जहाँ पे डिस्टरबेंस कम हो, तो क्या वो बेहतर है? हेलो तबस्सुम, आप हमें सुन सकते हैं? जी मोहम्मद एहसन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, और वो शायद उनकी नाराज़गी की वजह ये है कि बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो एहसन साहब आप थोड़ा सा कोशिश करें कि जो शरारत की जड़ है जो मोबाइल है, उससे आप किसी तरह से थोड़ा सा उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें, और वो इंशाल्लाह उस पर ज़रूर फोकस करेंगे। और जिस तरह तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं और वो कह रहे थे कि मतलब आप बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें, तो अगर हम उस तरह से चलेंगे तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी। जी तबस्सुम, आपका माइक आई थिंक म्यूट है। जी प्लीज आप अपना थोड़ा इनपुट दीजिएगा इसमें, कि जब पेरेंट्स एक ऐसे सर्टन लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब बच्चे इतना तंग कर देते हैं और वो कहते हैं कि पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? आपको आवाज आ रही है मैडम मेरी? जी जी मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा अच्छा, क्वेश्चन सुना या मैं उसको रिपीट कर दूं? मैंने सुन लिया क्वेश्चन, वो पेरेंट्स का जो क्वेश्चन है, एक तो उनके बच्चे तंग करने वाले हैं, दूसरा उन्होंने कहा है कि उनके घर में इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है, वो नहीं क्रिएट कर सकते एक सेपरेट से उन्होंने रूम। ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप ड्राइंग रूम या डाइनिंग रूम को यूज करें, मोबाइल जान छोड़ेगा तो वो पढ़ेंगे, सो इट वाज लाइक दैट कि उनके बिल्कुल नाराजगी की वजह मोबाइल है। बिल्कुल ठीक है मैडम। बेसिकली ये चीजें डेवलप कैसे होती हैं, जब बच्चा जब देखता है मदर को चीजें इस्तेमाल। आज की जो जनरेशन है ना, वो पढ़ने से नहीं या कहने से या सुनने से नहीं सीख रही। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता चलूं, वो देखने से सीख रही है। वो जो काम आपको करते हुए देखेगी, तो वो आपसे वो चीज अडॉप्ट कर लेगी, वो चीज सीख लेगी। वो चाहे आपके हाथ में मोबाइल क्यों ना हो, वो आपके हाथ में कुरान क्यों ना हो, आपके हाथ में बुक क्यों ना हो। यही रीजन है कि जो घर जहां पे एक भाई डॉक्टर बनता है, तो बाकी 3 भाई भी आपको डॉक्टर बनते छोटे नजर आ रहे होते हैं। यही रीजन है कि एक घर में अगर कोई एक शख्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता, तो उसके साथ जुड़े हुए कुछ और लोग भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो फॉलो कर रहे होते हैं अपने बड़े लोगों को। तो क्या है, अगर हम अच्छी चीजें डेवलप करना चाहते हैं अपने बच्चों के अंदर, तो पहले मुझे खुद को तब्दील करना पड़ेगा, मुझे खुद के एनवायरनमेंट को तब्दील करना पड़ेगा। अगर मैं अपने खुद के एनवायरनमेंट को तब्दील कर लूंगा, तो मैं अपने बच्चों को बेहतर कर सकता हूँ। बेसिकली हम समझते हैं, या आज का पेरेंट समझता है, ये बच्चों को एथिक्स सिखाना, ये चीजें सिखाना, ये स्कूल्स का काम है। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जब तक जो चीजें आप उसे गाइड करेंगे, जो चीजें आपसे वो देखेगा, उससे वो ज्यादा सीखेगा। हाँ, टीचर्स का भी रोल है, स्कूल्स का भी रोल है, कॉलेजेस का भी रोल है, लेकिन बेस्ट रोल आपका है। वो ज्यादा टाइम आपके पास गुजार रहा है,
वो हो सकता है स्कूल के अंदर 6 घंटे गुजार के आ रहा है, 4 घंटे गुजार के आ रहा है, बाकी वो मेरे ख्याल में 18 घंटे घर में गुजार रहा है। वो अगर पेरेंट्स को गाली देते हुए सुन रहा है तो वो भी कल को गाली देगा। अगर उसके पेरेंट्स कोई गलत काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो वो भी कल को झूठ बोलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि मैं तो जैसा हूँ वैसा का वैसा ही रहूं, मेरा बेटा पारसा होना चाहिए, नेक होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो बेसिकली आपसे चीजों को अडॉप्ट कर रहा है, आपसे चीजों को सीख रहा है, वो आपको देखते हुए चीजें ले रहा है। तो पहले मुझे खुद को बेहतर करना पड़ेगा, मुझे अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना पड़ेगा, मुझे अपने घर के एनवायरनमेंट को बेहतर करना पड़ेगा, फिर चीजें देखें कैसे चेंज होती हैं। जी, बिल्कुल ठीक फरमाया तबस्सुम आपने। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अब अगर हम पेरेंट्स बीइंग पेरेंट्स, अब मेरा सारा दिन मोबाइल पे या लैपटॉप पे गुजरता है, तो हमें ये कॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप करना है कि अगर हम काम कर रहे हैं तो ये हमारे काम का हिस्सा है, और आपका काम पढ़ना है तो आप उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। वो एक बिल्कुल माइनर सा जो अंदर एक डिफरेंस है, हमें वो बताना है कि हम अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हो, अगर किसी कुछ सर्च कर रहे हो, जिस तरह आप तो स्टडी बिल्कुल ऑनलाइन हो गई है, तो आप उसको अगर इसलिए यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ रियली गुड। हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट हैं और वो पूछना चाह रही हैं कि आप क्या सोचते हैं ये ऑनलाइन स्टडी सिस्टम जो है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, प्लीज। अच्छा मैडम, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमेशा वो कौमें पीछे रह जाती हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, तो हमेशा वही चीजें आगे या वही लोग आगे बढ़ते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वही अदारे तरक्की कर रहे होते हैं, या वही लोग तरक्की कर रहे होते हैं जो चेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये कोई नई चीज नहीं है। ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस करवा रही हैं, चाहे अगर वो हाई लेवल पे करवा रही हैं, लेकिन वो ये काम कर रही हैं। हमारे बहुत से बच्चे हैं जो इलामा इकबाल से मैट्रिक भी करते हैं, इंटर भी करते हैं, फिर आगे बढ़ भी रहे हैं। फिर हमारे बच्चे बहुत से ऐसे हैं जो पूरे दुनिया के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटीज के थ्रू घर में बैठे स्टडी इन्वायरमेंट के थ्रू पढ़ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं आज भी जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं करवा रही, जस्ट इस वजह से, या नहीं पढ़ा पा रही इस वजह से कि उनके स्टूडेंट कहते हैं कि हम इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब क्योंकि एनवायरमेंट ऐसा है, इशू ऐसा है कि हम बच्चों को अदारे के अंदर या किसी एक स्कूल के अंदर या एक कॉलेज के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा सा अदारा जो है, जो स्कूल है, जो कॉलेज है, थोड़ा सा उन्हें भी परफॉर्म करना पड़ेगा, साथ में स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा, और हमें इस चेंज को हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे लिए बेहतर है, और जितना हम लेट कर देंगे इस चीज को एक्सेप्ट करने में उतना हम नुकसान में जाते जाएंगे। तो क्या है कि हमें इस चेंज को मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमें ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले जाना चाहिए। बल्कि मैं यहाँ पे एक चीज और भी शेयर करता चलूं, डायनासोर का आपने कभी नाम सुना होगा। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा जानवर था, वो आज हमें देखने में कहीं नजर नहीं आता। रीजन क्या है? जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हुआ उसके लिए ये एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं था, तो वो खत्म हो गया। तो सेम इसी तरह जो एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती कौमें, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती हैं, वो आगे तरक्की नहीं कर पाती, आगे बढ़ नहीं पाती। तो यहाँ पे अब जरूरत है थोड़ी सी, यहाँ पे पेरेंट्स को भी समझने की, स्टूडेंट को भी समझने की। और फिर यहाँ पे फिर इशू आता है, मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, स्टूडेंट कहता है जी मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं कहता हूँ जब आज का हमारा स्टूडेंट व्हाट्सएप चला सकता है, फेसबुक पेज रन कर सकता है, यूट्यूबर हो सकता है, तो वो ऑनलाइन स्टडी क्यों नहीं कर सकता? स्टडी के लिए हमें इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें जब हम कोई पेज रन कर रहे होते हैं या व्हाट्सएप का कोई ग्रुप चला रहे होते हैं, उस पे हम 3 घंटे 4 घंटे दे रहे होते हैं, लेकिन जब हमारी पढ़ाई की बारी आती है तो हम कहते हैं हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, बाकी दुनिया के सारे काम हम ऑनलाइन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे जरूरत है यही कि एक तो नंबर वन कि हमें इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और जितनी जल्दी हम इस चेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे लिए बेहतर होगा। मुझे पता है इसके अंदर इश्यूज हैं ऑनलाइन के अंदर, लेकिन फिर भी हमने रुकना नहीं, हमने आगे बढ़ना है। तो वो इसी तरीके से बढ़ सकते हैं जब हम एफर्ट करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर। इसमें तो बस हम अगर इसको थोड़ा सम अप करने की तरफ आते हैं, तो इसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हम बेस्ट टाइम, बेस्ट एनवायरनमेंट और एक स्केड्यूल लेके पढ़ेंगे तो बेहतर हो जाएगा। पेरेंट्स को अपना रोल अदा करना चाहिए कि वो बच्चों के साथ थोड़े लीनियंट भी रहें, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें और उनको थोड़ा स्पेस और टाइम दें।
और स्टूडेंट्स जैसे कि आपने बताया जिस तरह मतलब आपने खुद से स्ट्रगल की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद से काम करते हैं, पेरेंट्स का नहीं भी अगर उस तरह से रोल होता स्टिल वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के एंड पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर पेरेंट्स की तरफ से उतना कॉपरेशन नहीं है तो वो अपने तौर पे इस चीज़ को लेके आगे चलें। सो थैंक यू सो मच तबस्सुम, आपने बहुत जो है वो इंफॉर्मेशन हमसे शेयर की, आपने हमें बहुत से टिप्स बताए, आपने ये बताया कि एक सब्जेक्ट पूरा, मुझे खास तौर पे ये बात बहुत अच्छी लगी कि पूरा एक सब्जेक्ट है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर द एनालिसिस, उसके टफ क्वेश्चंस को अलग करें, किसी से कंसल्ट करें और उस पूरे सब्जेक्ट को अपने लिए एक हवाना बना लें। दैट वाज रियली नाइस, दैट वाज रियली नाइस। और ऑनलाइन के बगैर अब हमारा गुजारा नहीं, हम अब एक नए नॉर्मल में जाने वाले हैं, न्यू नॉर्मल में जाने वाले हैं, तो हमें ये सब चीज़ें तो साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी। जी, आपका कोई लास्ट मैसेज हमारी यूथ के लिए? मैं लास्ट मैसेज हमेशा अपने स्टूडेंट को, अपने यूथ को या अपने लोगों को, सुनने वालों को ये देता हूँ कि हम लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो जरूरी बन जाते हैं। हमने नहीं प्लान किया तो अल्लाह ताला ने जरूर प्लान किया होता है, ठीक है। उस कुछ ना कुछ बनने के साथ लेकिन मुझे कुछ अच्छा इंसान भी बनना है, मुझे कुछ एथिक्स भी सीखने हैं, मुझे अच्छा अखलाक भी सीखना है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसे अच्छे तरीके से बोलना है, अपने टीचर्स के साथ कैसे बोलना है, अपने जुड़े हुए लोगों के साथ कैसे चलना है। तो हम कुछ ना कुछ जिंदगी में जरूर बन जाएंगे, ये चीजें आर्जी हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे भी मुझे करने हैं जो कल को मुझे बेनिफिट दें। तो क्या है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने पेरेंट्स का जरूर एहतराम करें, अपने टीचर का जरूर एहतराम करें, अपने जुड़े हुए लोगों की बड़ी इज्जत करें, उन्हें रिस्पेक्ट दें। तो हम इसका रिस्पेक्ट का हमेशा यही फार्मूला रहा है, जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर आप किसी को आज के दौर में गाली दे रहे हैं तो वो भी आपको आगे से कोई दुआ दे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप उसे थैंक्स कह रहे हैं तो फिर वो आपको थैंक्स कहेगा। तो क्या है, आप जरूर जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर बन जाएंगे, चाहे आप एफर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो कुछ भी आप बनते हैं, लेकिन साथ में अगर आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आप अपनी लाइफ को तो बेहतर कर ही लेते हैं और आपके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं आप उनकी लाइफ को भी बेहतर कर लेते हैं। यहाँ पे मैं थैंक यू कहूंगा मैडम आपका और आपकी टीम का जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपका जी माइक जी म्यूट है। तबस्सुम, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा, अदरवाइज मेरे व्यूअर्स नाराज हो जाएंगे। वो पूछ रहे हैं कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मैडम, इसे एलएमएस भी कहते हैं हम। ये ऑनलाइन सिस्टम है बेसिकली, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया हुआ है ऑनलाइन स्टडी करने के लिए। अगर आप इस पे काम करते हैं, जस्ट इस पे वो क्या करते हैं, डिफरेंट लेक्चर अपलोड करते हैं जो आप ऑनलाइन जिनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस पे काम करते हैं। तो अब क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को ये बेसिकली ऑनलाइन के लिए होता है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने लॉन्च किया हुआ है, इसे वो एलएमएस का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और इस पे वो डिफरेंट ऑनलाइन क्लासेस वगैरह इस पे करवाते हैं। तो ये मैं अब यहाँ पे इदारों का नाम नहीं लेना चाहूंगा जिन्होंने इसे लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आप इसके साथ अटैच होते हैं, यहाँ से लेक्चर्स लेते हैं या आप एलएमएस को समझते हैं, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहता है अगर स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तबस्सुम। अच्छा, हमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की बातें कर ली, पढ़ाई की बातें कर ली, सीखने की बातें कर ली, कंपटीशन की बातें कर ली, भागने की बातें कर ली, पैसा कमाने की बातें कर ली, दूसरे से अच्छा दिखने की बातें कर ली, दूसरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की बातें कर ली, दूसरे से ज़्यादा प्रेजेंटेबल होने की बातें कर ली, इतनी सब बातें कर ली। और इसमें शायद हम लोग कहीं अपनी फैमिली को कहीं थोड़ा सा पीछे कर जाते हैं, या अपने बहुत जो प्यारे होते हैं, जिसको मैं कहूँगी समवन वेरी स्पेशल, उसको समटाइम्स हम इग्नोर कर जाते हैं, या जो वो हमारे लिए कर रहा होता है उसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ आप लोगों से शेयर करूंगी, इफ़ यू डोंट माइंड, कि वो इतना मतलब प्रोफेशनल सब कुछ है और उसमें मैं एक पर्सनल छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। आई होप कि आप लोग बुरा नहीं मनाएंगे। आपकी लाइफ में ज़रूर एक समवन स्पेशल होता है, और आज मैं अपने समवन स्पेशल के बारे में बात करना चाहूँगी। शी इज़ माई यंगर सिस्टर, माशाल्लाह मुझसे 6 साल छोटी हैं, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग का ये लेवल है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कोई गलती कर लूँ, मैं आके उसमें चुप जाती हूँ। मुझे पता होता है शी विल टेक केयर ऑफ इट। आज क्यों उसका जिक्र कर रही हूँ? क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। तो पहले तो मैं उसको हैप्पी बर्थडे विश करना चाह रही हूँ। अल्लाह ताला उसको बहुत लंबी ज़िंदगी दे, बहुत सारी खुशियाँ दे, क्योंकि शी इज़ रियली स्पेशल टू मी।
और अब आप लोगों के लिए एक टास्क ये है कि जो आपके गिर्द कोई बहुत स्पेशल है जो आपकी केयर करता है, खुदारा उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। वो आपका स्पाउस भी हो सकता है, वो आपका फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो प्लीज़ उन लोगों की केयर करें, उनको जाएं, उनको जाके एक्नॉलेज करें। मैं सोच रही थी उसको क्या गिफ्ट भेजूं, वो यहाँ नहीं होती, वो कनाडा होती हैं। मैंने अम्मी को कहा अम्मी कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद के उसको दे दीजिएगा। फिर मुझे ऐसे लगा कि नहीं, ये सब चीजें गिफ्ट दे देना, विश कर देना, ये तो चलता रहता है। इफ दे आर स्पेशल तो हमें एक्नॉलेज करना है। तो आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आपके इर्द गिर्द जो जो आपका स्पेशल है उसको जाएं, उसको एक्नॉलेज करें, उसके उस प्यार को, उसकी उस केयर को। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी पर्सनल बात भी सुनी। सो बट मेरे ख्याल से मुझे शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ साथ साथ चलती है, और अगर फैमिली नहीं, कोई केयरिंग नहीं है आपके साथ बंदा, तो ज़िंदगी कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाती है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू। तबस्सुम, आपने हमें ज्वाइन किया। आज़म मेरे साथ मौजूद रहते हैं इस डर की वजह से कि अगर मैं कभी ऑफलाइन चली गई तो वो मेरी जगह पे आ जाएंगे। सो थैंक यू फॉर माय टीम, जो लोग इसके लिए इतनी एफर्ट करते हैं। मेरे डिज़ाइनर से काम शुरू होता है, हम लोग पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, और सबसे ज़्यादा अपने व्यूअर्स के लिए जो टाइम निकालते हैं और हमें सुनते हैं। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।